इसमें स्टार्ट कहाँ से होता है? गे-लुसेक लॉ से और एवोगैड्रो लॉ से। आपने ये बताओ, आप लोगों ने ये तो पढ़ा है ना कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, गैस लॉ क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? यस सर। हाँ यस जी, सर। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है पता है आप लोगों को? किसी को याद है बॉयल्स लॉ? यस सर। क्या कहता है बॉयल्स लॉ, बताइए जरा मेरे को तो। सर The volume of a given mass of a हम्म dry gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. वेरी गुड। और बाकी विवेक आपको पता है चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ क्या होता है विवेक कुमार? विवेक कुमार, चार्ल्स लॉ पता है क्या आपको? अरे हाँ ना में बताना। अरे बोलता ही नहीं है लड़का ये। हाँ, और जतिन तुम बताओ चार्ल्स लॉ। सर, at constant pressure the volume of a gas is directly proportional to its temperature। देख देख के बोल रहा है क्या? नहीं सर, वो याद कर रहा था मैं, 1 साल हो गया नहीं पढ़ा ना। अच्छा, तो 1 साल हो गए तो भूल गए, तो एबीसीडी याद है? नहीं। हैं? नहीं, एबीसीडी नहीं याद है? वो याद करनी पड़ेगी ना थोड़ा देख देख के। अच्छा, अरे मजाक कर रहा सर, याद है। तो कितने साल हो गए पढ़े हुए एबीसीडी? 10 साल हो गए होंगे सर। तो याद वो तो नहीं भूला? तो सर वो 10 साल से पढ़ रहा है, ये तो पिछले साल ही पढ़ा था ना। हाँ सही है सर या गलत? सही है। गे-लुसेक लॉ पे आते हैं, चलो ठीक है। बाकी लोग को याद है, नहीं याद है तो भैया याद रहना चाहिए सारी चीजें, बहुत जरूरी है। अगला हमारा जो सबसे पहला लॉ है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ जो है, पहले हम समझाते हैं फिर इसका स्टेटमेंट और एग्जांपल सब कुछ कराएंगे, ठीक है? गे-लुसेक लॉ क्या कहता है पहले हम समझाते हैं आप लोगों को, बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। चलो, ये हमसे ये कहता है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर कई सारी गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं, कई सारी गैसेस, जब गैसेस कई सारी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही होंगी, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे रिएक्ट करती हैं कि वो अपने एक वॉल्यूम में सिंपल होल नंबर का रेशियो बनाती है। नहीं समझ में आया? क्या कहता है, जब मान लो कि गैस रिएक्ट हो रही है, एक हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो रही है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मान लो ये हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो रही है ऑक्सीजन के साथ, बना रही है H2O। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना H2 और O2 का, बना रहा है H2O, या है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, मान लो बना रहा है NH3, ठीक है, और मान लो कि कार्बन का, चलो ये इन दोनों को ले लो, तो इनका अगर रिएक्शन हो रहा है, ये भी गैस है, सबको पता है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर है। अब जरा बैलेंस करो तो इन इक्वेशंस को बेटा, H2 प्लस O2 को अगर वाटर बना रहे हैं हम, वाटर वेपर H2O, तो बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा जरा देखो, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। यही होगा, होगा कि नहीं होगा Yes, सलोनी? sir. यस सर। 2H2, ये बैलेंस करने सबको आता है, अगर बैलेंस करने आता है तो गे-लुसेक लॉ आता है। इफ यू नो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यू नो द गे-लुसेक लॉ, इट्स वेरी सिंपल। तो इसको मैंने बैलेंस कर दिया, लेकिन एक कंडीशन है कि इट्स वैलिड ओनली फॉर द गैसेस, इट इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। दिस शुड बी गैस, दिस शुड बी गैस एंड दिस इज शुड आल्सो बी अ गैस। अगर गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही, मींस दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर and they form something that is also a gas, then the ratio of their volume is a whole number ratio। देखो जरा वॉल्यूम क्या है यहाँ पे बेटा, ये जो नंबर आगे आया है ना, ध्यान से,
ये जो नंबर आगे लिखा है बैलेंसिंग करने के लिए आपने जो नंबर लिखते हो 2 यहाँ पे लिखे, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ ना नैतिक? Yes, sir. हाँ तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये जो नंबर है इन नंबर्स को कहते हैं हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इनको? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम। दिस रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। दिस रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। देखिए जरा ये कितना वॉल्यूम ले रहे हैं हाइड्रोजन? अरे बोलो ना, हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम है? अरे सलोनी, अरे यस सर। हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम लिया है? सर 2। बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? जतिन यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? आपने सलोनी से पूछा था। हैं? आपने सलोनी से पूछा था। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अरे ये जो नंबर आगे लगा है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम। ये Yes, वॉल्यूम sir. है इसका, ये वॉल्यूम है इसका, ये वॉल्यूम है इसका। तो इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1:2। आर यू गेटिंग विवेक कुमार? देखिए जरा विवेक कुमार, इज इट ओके? अरे बोलो ना विवेक। विवेक स्पेशली तुम्हारे लिए क्लास चल रही है, पता है? केवल तुम्हारे चक्कर में सभी लोगों की क्लास चल रही है और आप ही नहीं बोल रहे। जल्दी बोलो। नैतिक समझ में आया? Yes, sir. तो ये जो रिलेशन है, रेशियो जो निकलेगा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, वाटर वेपर का, इन तीनों का रेशियो 2:1:2 का है। तो दिस इज अ होल नंबर रेशियो। दिस रेशियो इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। होल नंबर ratio means I am saying that according to this I can say that 2 volume of hydrogen react with 1 volume of oxygen to give 2 volume of H2. Is it okay, Rudra? Rudra Sithaulia, is it okay? हाँ क्या हो रहा है? दिक्कत, आवाज क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? सर उन दोनों ने तो लीव कर दी क्लास। नेटवर्क इश्यू होगा। यस सर, आवाज आपकी भी थोड़ी रुक रुक के आ रही है हम लोग को। रुक रुक के आ रही है। यस सर। No, sir. सर सही आ रही है आपकी आवाज। सर मेरे पास भी सही आ रही। अच्छा अभी सही है रुद्र? यस सर। समझ में आया ये? सर एक बार आप फिर से समझा दो क्योंकि अभी मैं लाइट चली गई तो लीव हो गया था अपने आप। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, कोई भी गैसेस जब रिएक्ट करेंगे, दिस वैलिड फॉर ओनली फॉर गैसेस, दिस इक्वेशन, दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली फॉर गैसेस, ठीक है? ये जब रिएक्शन करते हैं, कोई भी गैस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक वॉल्यूम का रेशियो बनाती हैं। वो वॉल्यूम क्या होता है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो नंबर से हम लोग बैलेंस करते हैं वो नंबर वॉल्यूम शो करता है। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन और 2 वॉल्यूम H2O है। मतलब कि 2:1:2 का रेशियो है,
ठीक है, जब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से तो प्रोड्यूस करेगा 2 वॉल्यूम ऑफ व्हाट, H2O. 2 वॉल्यूम ऑफ H2O will be produced. Is it okay? यस सर। अब वॉल्यूम की जगह पे आप जो चाहे वो यूनिट रख लो ना, आपकी मर्जी है। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया लीटर में लिख लो, अगर वॉल्यूम ml में दिया ml में लिख लो, अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया डेसीमीटर क्यूब में लिख लो। मतलब 2 लीटर अगर हाइड्रोजन है मेरे पास तो मेरे को 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए 2 लीटर क्या बनाने के लिए, वाटर वेपर। आर यू गेटिंग? If you balance the second equation, this, if you balance the second equation N2 plus, it will give 3H2 gives 2 ammonia. This will be the balanced equation. Nitrogen plus 3H2 gives 2 ammonia. तो इसका मतलब ये है कि 1, यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है तो we can write that 1. We can write here 1. तो 1 volume nitrogen reacts with 3 volume of hydrogen to produce 2 volume of ammonia. This is ammonia. बताइए विवेक, ठीक है? चलो भैया, पता नहीं बोलते क्यों नहीं है, आवाज ही नहीं है। चलो भाई आगे बढ़े। अब ये बता देते हैं, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं इस लॉ का, गेल-लुसेक लॉ का स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सबको पता है, गैस लॉ सबको पता है, एसटीपी सबको पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. एसटीपी सबको, अरे बताओ ना, पता नहीं होगा तो आई विल टेल यू, ये पढ़ना है फिर से आपको। वैसे आपने 9th, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी की वैल्यू कितनी होती है सलोनी? सर मुझे वैल्यू नहीं पता, बस ये पता था ही होता है। तो इसका मतलब गैस लॉ अभी नहीं पता होगा, गैस इक्वेशन पता है? नो सर, याद नहीं है। अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन तीनों नहीं पता है? सर बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ पता है। गैस इक्वेशन नहीं पता है? अरे गैस इक्वेशन में बॉयल्स और चार्ल्स को मिला देते हैं बस। ओके सर। गैस लॉ में मिला देते हैं दोनों को। क्या करते हो यार आप लोग, आपको बोलना चाहिए ना नहीं पता है सर। नहीं पता है तो आई विल टेल यू। देखो यहीं पे मैं लिख देता हूँ एक बार। क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे ना करो। क्या करता है बॉयल्स लॉ, हमसे कहता है, बॉयल्स लॉ हमसे कहता है इफ T is constant, temperature is constant. If temperature is constant, the volume of any gas is inversely proportional to pressure. ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ये कहता है आपसे बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है, चार्ल्स लॉ, if pressure is constant, if pressure is constant, if pressure is constant, if pressure is constant, the volume is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to, volume of any gas is directly proportional to temperature. This is equation number 1. This is equation number 2. And तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ है आपका गैस इक्वेशन। थर्ड इज गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन या गैस लॉ। ठीक है, गैस इक्वेशन या गैस लॉ यह है आपका थर्ड। क्या कहता है गैस इक्वेशन या गैस लॉ? कंबाइंड, क्या कर दो, बॉयल्स लॉ को, बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को ऐड कर दो। बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो
ये इक्वल्स टू गैस लॉ आ जाएगा। कर दो जरा ऐड भाई, बहुत सिंपल है। दोनों को जब लॉ को ऐड करोगे क्या आएगा जरा देखो। PV upon T। यार तो फिर से लीव करके एंटर करो ना विवेक, अगर शेयर नहीं हो रही तो आपकी समस्या है ये। हमने तो भाई सबके सब पे शेयर हो रही है बाकी। तो ये जब दोनों कंबाइन करोगे, ये बताओ चलो नहीं, ये दोनों का वॉल्यूम, इधर भी वॉल्यूम है इधर भी वॉल्यूम है। यस सर। तो बस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, कंबाइन कर देना है दोनों को। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन में P। इज इट ओके? यस सर। ये बताओ जिसको समझ में नहीं आए प्लीज टेल मी। इफ एनीवन इज देयर हु हैज नॉट गॉट, प्लीज जस्ट टेल मी कि क्या समस्या है भाई। आई विल टेल यू अगेन। नैतिक समझ में आया? आता है सर। हम्म, आता है सर। ठीक है। तो इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया हमने तो ये बन गया भैया। अब इसको जब खोलोगे इक्वेशन को, इफ यू विल ओपन इट यू विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो क्या आएगा? वी कैन राइट दिस एज लाइक दिस, वी कैन राइट दिस एज दिस, v is equals to t by p into constant। ओके, तो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? pv by t। दिस इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, pv by t। इसी के लिए हम लोग को जब क्वेश्चन करते थे तो क्या लिखते थे? p1 v1 by t1। इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे जरा देखिए, बहुत सिंपल, इट्स वेरी। इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे भाई? फॉर दिस वी आर राइटिंग एज क्या, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो ये कांस्टेंट आता था, तो इसको लिखते थे pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसके लिए लिखते हम लोग थे p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2। ये फॉर बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के लिए क्या लिखते थे हम लोग? v बाई t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, इसको लिखते थे हम लोग v1 बाई t1 इज इक्वल्स टू v2 बाई t2। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम? pv बाई t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसके लिए लिख देते हैं हम लोग p1 v1 बाई t1 इज इक्वल्स टू p2 v2 बाई t2। अरे बताइए किसको समझ में नहीं आया? जस्ट टेल मी प्लीज, ऑनेस्टली बताएंगे जिसको समझ में नहीं आया, जस्ट टेल मी। सबको ये तीनों चीज समझ में आ गई? पूरा ये बोर्ड समझ में आ गया सबको? यस सर। ऑनेस्टली सबको आ गया है भाई? यस सर। विवेक कुमार ठीक है? यस सर। क्या आ गया समझ में? सर यही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन। हाँ, समझ में आ गया ना ये तीनों? चलो, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये हमने पढ़ लिए 9th में भी। अब गेल उसे की बात कर लिए थे हम लोग पिछले पेज पे, अब उसी पे आते हैं, जरा आगे देखो, उसी पे हम लोग आते हैं। उसके पहले हम थोड़ा एसटीपी बता दें आप लोगों को, उसके बाद मैं उसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। एसटीपी क्या होता है भाई? सबको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। एसटीपी, एसटीपी, और इसी को कहते हैं और एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड व्हाट आर द वैल्यूज? और ये क्यों लेते हैं हम लोग? since
the volume of since the volume of a gas changes remarkably, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है with change in temperature and pressure. Temperature and टेम्परेचर और प्रेशर जब हम चेंज करते हैं तो वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर में हम चेंज किया कुछ और प्रेशर में कुछ चेंज किया मान लो, तो जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो सेम रेशियो में नहीं होता है, वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, उस गैस का वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को और प्रेशर को फिक्स कर देते हैं ताकि वॉल्यूम ना चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर को और प्रेशर को फिक्स कर देते हैं। इट बिकम्स नेसेसरी, सो it becomes necessary, it becomes necessary to choose standard values, standard values of temperature, choose the standard value of temperature and pressure to which gas volume can be ये चीज जरा अच्छे से समझ लो, ये रीजन क्या है अच्छे से समझ लो। क्या कहता है, सिंस द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम जो है गैस का चेंजेस रिमार्केबली, मान लो कि जैसे मान लो सपोज दैट मेरे पास एक टेम्परेचर है और एक प्रेशर है। टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर मान लो 1 atm है। फिर इस पे जो वॉल्यूम है, इतने पे जो वॉल्यूम है, मान लिया सपोज दैट द वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, सपोज दैट वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, इसको भी डबल कर दिया 2 atm। ये जो होता है, ये क्या कर दिया हमने, ये डबल नहीं होगा, ये मान लो कि 6 हो गया, 6 मीटर क्यूब हो गया। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है ना टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजिंग में, कि वॉल्यूम उसके साथ, उसके हिसाब से, उसके रेशियो में या उस मल्टीपल में नहीं बढ़ता है जिस मल्टीपल में टेम्परेचर और प्रेशर हम बढ़ाएं। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग बढ़ता है। तो हमने को इसलिए हम उनको क्या करना पड़ा, इसलिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर लेना पड़ा गैस के केस में, ताकि उसकी वैल्यूज डिफर ना हो। बात समझ में आ रही है? ताकि वॉल्यूम जो हो बहुत ज्यादा अंतर ना आए। आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। यस सर। तो इसलिए हमने टेम्परेचर को स्टैंडर्ड कर दिया और प्रेशर को भी स्टैंडर्ड कर दिया। टेम्परेचर को भी स्टैंडर्ड, प्रेशर को भी स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमने लिया, वो वैल्यू होती है द स्टैंडर्ड वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दिस, कि जो वैल्यू होती है वो ये होती है। आप लोग इसको मत भूलिएगा भाई, कितने कुछ भी हो जाए इसको भूलना नहीं है अपन को, ठीक है? क्योंकि ये भूलोगे तो बहुत समस्या में आ जाओगे। तो द स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमने लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमने लिया, वो ले लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में कितना कह सकते हैं हम इसको? 273 के 273 केल्विन। इसको हम लोग कह सकते हैं 273 केल्विन।
और स्टैंडर्ड जो प्रेशर ले लिया हमने, स्टैंडर्ड प्रेशर की जो वैल्यू ले ली, वो ले ली हमने 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 760 mm ऑफ HG. HG। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। HG। और इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना हो HG के, तो बताइए जरा नैतिक कितना होगा? नैतिक, अगर मेरे को सेंटीमीटर में इसको लिखना पड़े, कितना सेंटीमीटर होगा? 76। वेरी गुड, 76 सेंटीमीटर ऑफ HGB होता है। तो कोई भी वैल्यू आप ले लो प्रेशर में, स्टैंडर्ड प्रेशर ये और स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इज इट ओके टू एवरीवन? विवेक कुमार, इज इट ओके? यस सर। हाँ, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर कैसा होना चाहिए, ये चीज आप, और क्यों होता है ये चीज हमने आपको बता दी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आपको टेम्परेचर तो सभी लोगों को पता है कि केल्विन में भी होता है और सेल्सियस में होता है। केल्विन उसका ऐसा यूनिट होता है, सबको पता है। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? कैन एनीवन आंसर मी? मेरे को आप मेरे को ना ना नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, मेरे को कौन बताएगा? विवेक कुमार बता सकते हो क्या आप? विवेक कुमार बता सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? यस सर। हाँ बताओ ना। -73 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। केल्विन में बताओ। 0। जीरो। देखो यार, याद करने की कोई जरूरत नहीं, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू रिमेम्बर दिस। क्या है भाई? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। दिस इज शुड बी केप्ट इन योर माइंड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर आपसे कोई बोलता है, अगर कोई भी आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलता है, तो आप हमेशा उसको केल्विन में जवाब दो। आप हमेशा उसको केल्विन में जवाब दो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछता है। नॉर्मल टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्सियस में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने वर्ड एब्सोल्यूट यूज कर ही लिया, अगर एब्सोल्यूट बोल दिया उसने, तो भैया टेम्परेचर को आपको केल्विन में ही बताना है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नथिंग बट, जीरो बोल दिया ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो बोल दिया, मतलब कितना केल्विन? जीरो केल्विन। जीरो केल्विन। और जीरो केल्विन में अगर हमको सेल्सियस में बदलना हो, तो इसमें से 273 माइनस करते हैं, तो 0 - 273 इज -273 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। Is there anyone? Please tell me. Naitik, have you understood this point? Yes, sir. Is it? It is very simple. Absolute zero, absolute temperature means temperature in Kelvin, and absolute zero, zero बोल ही दिया है, तो zero means it is Kelvin, zero Kelvin. It's very very simple. Okay. Now we'll move towards Gay-Lussac law जो हमने बताया था। किसी को याद है अभी तक Gay-Lussac law? Just tell me. रुद्र, Gay-Lussac law क्या बताया था मैंने? हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने स्टेटमेंट तो बताया नहीं। जस्ट टेल मी द स्टेटमेंट इन हिंदी। सर PV/T। अरे ला 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 ला, ये तो गैस इक्वेशन है। हम Gay-Lussac लॉ पूछ रहे हैं। आई एम आस्किंग अबाउट Gay-Lussac। नो सर। अरे नो सर क्या, अभी बताया तो था शुरू में। जतिन आप बताओ। जतिन टेल मी व्हाट इज Gay-Lussac लॉ। जतिन। सर पता नहीं, भूल गए। अरे यार क्या करते हो आप लोग, अभी तो बताया मैंने। सर अभी तो आपने बताया बोला था हाँ। सर, जो ये सब गैस में होगा और ये जो का वॉल्यूम होगा, उसका जो रेशियो निकलेगा वो क्या? सर जो टेम्परेचर और प्रेशर का आपने बोला था ना, जो उसका रेशियो निकलेगा, जो वॉल्यूम करेंगे अपन, वही होगा। सब मर्ज कर दिया, सब मिला दिया। कोई और मेरे को बताएगा? संस्कार क्या कर रहे हैं यार आप लोग, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कैसे काम चलेगा इसे? मैंने क्या बोला था आप लोगों से? जब
दिस Gay-Lussac law is strictly valid only for gases. पहली बात तो गैसेस। it is strictly valid for only for the gases. Strictly, किसी और के लिए नहीं, केवल गैस के लिए वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि जब गैसेस रिएक्ट करती है, ध्यान से सुनो ना, सुनते नहीं हो ध्यान से आप लोग, कैसी मतलब पता नहीं कहाँ रहते हो। जब गैसेस रिएक्ट करती हैं, 2 3 4 कितनी भी, जब वो रिएक्शन कर रही होंगी, जब कंबाइन हो रही होंगी एक दूसरे के साथ, व्हेन गैसेस कंबाइन, तो वो अपना कुछ ऐसा करती हैं, कुछ ऐसे कंबाइन होती हैं कि उनके वॉल्यूम में एक होल नंबर का रेशियो बनता है, एक सिंपल होल नंबर का रेशियो उनके वॉल्यूम में बन जाता है। इज इट ओके नाउ? अरे इतना हिंदी में सिंपल प्लेन भाषा में समझा रहे हैं, देन ऑल्सो यू ऑल आर नॉट गेटिंग। कैसे समझाया जाए बताइए ना, हैं? सर आ गया। बताओ जरा जतिन। नहीं जतिन आया सर। नहीं आया? नहीं। क्या नहीं आया? ये गैस है नाइट्रोजन, ये यस सर। गैस है नाइट्रोजन, ये रिएक्ट हो रही है हाइड्रोजन के साथ, ये बना रही है अमोनिया, ये तीनों गैस हैं, ये तीनों गैस हैं, ठीक? अभी यहां तो कोई दिक्कत? अरे बताना, ये यहां तो कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? गैस रिएक्ट कर रही है, करने दो, ये रिएक्ट की, ये बना दी, बात खत्म। इसमें किसी को कोई दिक्कत? रुद्र, नो सर। बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बैलेंस द इक्वेशन। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। आगे सबका? अरे बताओ ना, यस सर। यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जब ये गैसेस रिएक्ट हो रही हैं तो ये लॉ कहता है गे-लुसेक का, गे-लुसेक का लॉ जो कहता है, ये कहता है, ये गे-लुसेक का जो लॉ कहता है हमसे, वो ये कहता है कि ये जो कंबाइन हो रही हैं, ये जो नंबर आगे आता है, ये आगे 1 लिख सकता हूं इसके मैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बोल सकता मेरे को 1 नॉट लिखो। अब ये जो नंबर है बेटा, इसको कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट वॉल्यूम, दिस ऑल 3 नंबर्स रिप्रेजेंट वॉल्यूम। ओके, दिस नंबर रिप्रेजेंट वॉल्यूम। ओके, किसका वॉल्यूम? 1 रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन का, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? इसका क्या नाम है? अमोनिया। अमोनिया का। बात समझ में आया? यस सर। जब ये गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है, ये एक वॉल्यूम, ये जो नंबर आ रहे हैं ये वॉल्यूम है, बैलेंस कर लोगे तभी पता चलेगा। तो ये 1 नंबर, ये इस 2 रख दो, रेशियो 3, और यहाँ पे रेशियो लिख दो 2, ठीक है? तो इनका जो रेशियो है नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू एमोनिया, ये एक होल नंबर का रेशियो होगा एट एसटीपी, एट एसटीपी। अभी भी नहीं समझ में आया? ये जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है, और ये 2 वॉल्यूम। बस जो नंबर आगे वही वॉल्यूम का रेशियो है। तीनों होल नंबर है कि नहीं है जतिन? यस सर। तीनों होल नंबर है, 1 3 और 2, और एक सिंपल होल नंबर है। यस सर। सिंपल का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल का मतलब कि इसको नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2:6:4। बात को समझना, मैं इसको ऐसे भी बैलेंस, कोई बच्चा अगर ऐसे भी बैलेंस करता था, बैलेंस कर सकता है। जरा देखो ना, आप अपनी कॉपी निकालो, जरा लिखो, जल्दी निकालो कॉपी, जरा लिखो कि अगर लिखा है यहाँ पे 2N2 प्लस 6H2 गिव्स 4NH3, कौन गलत कर सकता है? जरा देखो, जरा कॉपी में लिखो ये बैलेंस है कि नहीं। जस्ट सी इन योर कॉपी, राइट डाउन दिस इक्वेशन, राइट द नंबर 264, देखो जरा बैलेंस है इक्वेशन। यस सर, बैलेंस है। एवरीवन, यस सर। इज इट बैलेंस? बैलेंस है। यस सर। बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस होगी, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे हम नहीं लिखेंगे इसको, एक सिंपल होल नंबर में डालेंगे। किसमें? सिंपल होल नंबर में, मतलब कि
एकदम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, इसको सबसे ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। तो 2 से तीनों को डिवाइड कर दिया तो 1, 3 और 2 आ गया। इज इट ओके? यस सर। अरे बात Yes, समझ में sir. आई सभी लोग को? प्लीज टेल मी यस सर करने की जरूरत नहीं है। यस सर आप आ लोग को गई। अगर अच्छे से समझ में आई होगी तभी इसका फायदा है, नहीं तो फिर बड़ी नुकसान करेगा। विवेक कुमार यस सर आ गया। पक्का? यस सर। देखो जरा एक बार और बता देता हूँ। एसटीपी पे ये चीज दिया होना चाहिए। एसटीपी पे जब कोई भी गैस गैस होनी चाहिए बस, सॉलिड लिक्विड नहीं, गैस रिएक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, कंबाइन कर रही है एक दूसरे के साथ, तो वो कुछ ऐसे कंबाइन करेंगी कि उनका जो वॉल्यूम होगा एक होल नंबर का रेशियो बनाएगा। बताओ मेरे को, संस्कार इज इट ओके? संस्कार ओके सर। पक्का? तो सर इससे हमें करना क्या है? अरे हम बताएंगे करना क्या है गुरु। देखो आपको बोलेगा कि आपको अगर ये का मतलब ये है कि वॉल्यूम का यूनिट कौन कौन सी होती है, पढ़ा है 9th में ना? यूनिट ऑफ वॉल्यूम पता है आपको? अरे बताओ ना। तो सेंटीमीटर मीटर वाली। हाँ, सर, सेंटीमीटर क्यूब होती है, डेसीमीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब होती है, लीटर भी होता है, मिलीलीटर भी होता है। ये सारे वॉल्यूम के यूनिट है कि नहीं है? यस सर। यस आप सर। लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, सबने पढ़ा होगा बेटा ये। तो ये मीटर क्यूब में है और लीटर का रिलेशन है। मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन है कि 1 मीटर क्यूब है। आपके पास कोई एक ऐसा डब्बा है, मान लो एक ऐसा कंटेनर है या कुछ ऐसा एक आपने बॉक्स बनाया जिस बॉक्स का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। जिस बॉक्स का वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब। अगर आपने एक डब्बा बनाया ऐसा जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, अगर एक डब्बा बना दिया ऐसा, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है सपोज दैट, ठीक, तो इसका अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, आपने नाप लिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसकी 1 मीटर की है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर है अगर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 1 मीटर क्यूब। तो अगर मैं इसमें पानी डाल दूं, ये डब्बे में अगर मैं वाटर ऐड करूं, वाटर, तो वो कितना लीटर आएगा इसमें? वो आ जाएगा 1000 लीटर। इज इट ओके टू एवरीवन? 1 मीटर क्यूब जगह में 1000 लीटर पानी आ सकता है, तो 2 मीटर क्यूब में कितना पानी आ सकता है? 2000। 2000 लीटर। अरे बताओ ना। तो अगर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो 1 मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये बताओ। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं इसको? यस सर। जीरो से समझाना Yes, पड़ता है, यही तो यस समस्या है। सर। नहीं तो सिलेबस आपका 3 दिन में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूं, लेकिन आप लोगों को तो जीरो से बताना पड़ता है। अब ये बताओ 1 मीटर से 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है या डेसीमीटर बता दो पहले मेरे को। कितने डेसीमीटर नैतिक? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? सर 10। नैतिक नहीं पता है? विवेक कुमार 1 मीटर में? विवेक गजब लड़का है यार, इसके यहाँ पता नहीं, चैट में तो लिख के भेज दिया करो। नैतिक बताओ 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। तो इसको 10 डेसीमीटर लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी 10 डेसीमीटर लिख सकते हैं, इसको भी 10 डेसीमीटर लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू 1000 लीटर लिख दिया, अभी भी लीटर था ही 1000 में। अब एक काम करो,
ये 1 0 1 0 1 0 3 0 इससे कैंसिल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी। Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से आप Yes, करोगे sir. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/1000 लीटर। ठीक है, चाहे ऐसे कर सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, कर लोगे आप, ये सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। जैसे मैंने ये किया डेसीमीटर में चेंज किया वैसे मीटर में चेंज कर लो। 100 हो जाएगा 10 की जगह पे, सेंटीमीटर आ जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। इसको सीसी भी कहते हैं, इसको सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सीसी भी कहते हैं। और अब ये बताओ 1 लीटर में एमएल कितना होता है? एमएल में कितना होगा 1 लीटर में नैतिक? 1 लीटर में कितना एमएल होगा? 1000 ml होगा बस। तो इसकी जगह पे 1000 लीटर की जगह पे कितना एमएल लिख सकते हैं हम लोग? अगर हम 1 लीटर की जगह पे, चलो यहाँ पे लिख दो, तो 1000 ml, 1000 ml हो सकता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ml, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको आप लोग कन्वर्जन कर सकते हैं यूनिट के, बहुत इजी है। अब इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू कैन कन्वर्ट द यूनिट जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया होगा। कभी लीटर दिया जाता है, कभी मीटर क्यूब दिया जाता है, कभी लीटर सेंटीमीटर क्यूब दिया जाता है, कभी डेसीमीटर क्यूब, कभी एमएल, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो कुल मिला के इक्वेशन ये कह रही है हमसे, ये इक्वेशन कह रही है, ये गेलुसिक लॉ हमसे ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 1 ml, मेरे पास अगर 1 ml क्या है, नाइट्रोजन है। इफ आई एम हैविंग 1 ml नाइट्रोजन, 1 ml, तो वो भी तो वॉल्यूम ही है भाई। तो 1 ml अगर नाइट्रोजन है तो कितना ml हाइड्रोजन चाहिए भाई? 3 ml। 3 ml हाइड्रोजन चाहिए। कितना ml एमोनिया बनेगा इन दोनों के मिक्सर से? 2 ml। 2 ml। 2 अरे ml. कुछ समझ में आया? Yes, sir. अभी गेलुसेक Yes, लॉ sir. को समझ में आया क्या कहना चाहता है ये? नहीं आया अभी भी? विवेक कुमार, लिखते हैं हम लोग गेलुसेक लॉ क्या कहता है। गेलुसेक्स लॉ, इसको हम लोग कहते हैं ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये हमसे कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, व्हेन गैसेस react, they do so though they do so in volume which bear a simple ratio to one another, and to the volume of gaseous product, to the वॉल्यूम ऑफ, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस होना चाहिए, वो भी उसके साथ भी रेशियो बनाएंगे। हमने देखा था रेशियो, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड दैट
provided at all the volumes are measured or calculated are measured at the same temperature and pressure or at STP। बताइए भाई, अभी स्टेटमेंट लिख पाएंगे अपने से? देखो, when gases react they do so, कुछ ऐसा करते हैं in volume which bear, जिसके द्वारा a simple ratio बनता है to one another and to the volume of the gaseous product also। गैस के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी गैसेस होगा अगर, तो उसके साथ भी, provided that all the volume are measured at the same temperature and pressure or at STP। Is it okay to everyone? Yes, sir. भाई Yes, पक्का sir. सबको समझ में आ गया गेल उसेक अच्छे से? Yes, sir. विवेक कुमार, अच्छे से दिमाग में घुस जाना चाहिए भाई। केवल सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है ये केवल सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होगा। इट्स ओनली वैलिड फॉर गैसेस। सॉलिड लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है, ये स्ट्रिक्टली है नॉट वैलिड फॉर, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख सकते हो आप लोग कि गै-लुसेक लॉ valid only for gases, not for solid and liquid। Is it okay? चलिए ठीक है, ओके देन। आप लोग की फिजिक्स की क्लास है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. पढ़ के Thank आना you. लेकिन इसको अच्छे से कल।